नमस्कार। राग बिहारी में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा दो खबरों के बारे में। जी हां, ये दो खबर क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि हम आपको बता दें कि कल कार्यकारिणी की बैठक होनी है, आरजेडी के कार्यकारिणी की बैठक, और उसमें कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। लालू प्रसाद स्वस्थ नहीं रहते, उनका मूवमेंट संभव नहीं है, बहुत कम जगह जाते हैं। हालांकि वो पशुपति पारस के घर दही चूड़ा खाने गए थे, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि उनकी अस्वस्थता के कारण कार्यकारी अध्यक्ष चुना जा सकता है और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भी चुना जा सकता है। और दूसरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या एनडीए में वाकई सीटें तय हो गई हैं, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है। दिलीप जायसवाल कहते हैं कि कोई कुछ भी मांग करता रहे, एनडीए में सीटें तय हो चुकी हैं और एनडीए के तमाम घटक दल एक साथ हैं। तो सवाल उठता है कि एनडीए में सीटें तय हुई हैं तो फिर जीतन राम मांझी 20 सीटें क्यों मांग रहा है? वो कहते हैं हमें जरूरत तो 40 की है, लेकिन हमें 20 तो चाहिए ही चाहिए। सवाल ये उठता है कि क्या बाकी और घटक दल को सब कुछ पता है? ये भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर के मीडिया में तमाम कयासों का बाजार गर्म था कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, एक बार फिर इधर से उधर जा सकते हैं। एक खबरें ये भी मुझ तक आई और मैंने ही अपने प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोग तक पहुंचाया था कि नीतीश कुमार से कांग्रेस का एक धड़ा भी संपर्क में है। कांग्रेस के एक धड़े को लगता है कि चूंकि लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती दी है, उन्होंने कहा कि अब राहुल गांधी नहीं, ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक का नेता होना चाहिए, तो कांग्रेस के धड़े को लगता है कि क्यों नहीं नीतीश कुमार से संपर्क साधा जाए और आने वाला चुनाव नीतीश कुमार और तमाम लेफ्ट पार्टीज के साथ मिल करके लड़ा जाए। दरअसल कांग्रेस को ऐसा लगता है कि मुसलमान अब हमारी तरफ देख रहे हैं, उनका भरोसा हमने जीत लिया है। अगर मुस्लिम्स हमारे तरफ आएंगे और जिस तरीके से संविधान बचाओ को लेकर के राहुल गांधी लगातार हर जगह बोल रहे हैं और बिहार भी पहुंचने वाले हैं, वो भी इस पर बात करेंगे, तो दलित और मुस्लिम का साथ लेकर के और एक नीतीश कुमार के साथ संपर्क साधा जाए, चिराग पासवान को भी साथ लाया जाए, क्योंकि नीतीश आएंगे तो चिराग भी आ जाएंगे, जीतन राम मांझी भी आ जाएंगे। क्यों नहीं एक दल बना दिया जाए और नीतीश कुमार ओबीसी के नेता बन जाएंगे, जैसे कभी 90 के दशक में लालू प्रसाद होते थे। और इस तरीके से अगर राजनीति शुरू की जाएगी तो नीतीश कुमार के लिए और कांग्रेस के लिए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। मुसलमान अगर हमारे तरफ आता है तो 18% वोट हमारी तरफ आएगा, एक बड़ी ताकत बनेंगे और बिहार में रिवाइव करेंगे तो यूपी में भी रिवाइव करेंगे। और जैसा कि दिल्ली में कांग्रेस प्रयास कर रही है, यही प्रयास बिहार और उत्तर प्रदेश में भी करना चाह रही है। पर बड़ा सवाल यह है कि दिलीप जायसवाल जिस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि एनडीए में तो सीटों का बंटवारा हो चुका है, तो सवाल यह उठता है कि किस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है, यह भी तो जानना बहुत जरूरी है ना। पिछली बार जिस तरीके से सीट बटा था उसमें एलजेपी शामिल नहीं थी, तो एलजेपी शामिल नहीं थी तो आपको बेहतर पता है कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, आप जानते हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, उसके बाद बीजेपी और जेडीयू, इन चारों ने मिलकर के चुनाव लड़ा था। लेकिन जेडीयू का परफॉर्मेंस खराब रहा था, जेडीयू 42 सीट पर सिमट गई थी, एलजेपी को महज 1 सीट मिली थी। हाँ, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 9 में से 4 सीटें जीतने में कामयाब रहा था। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो 20 सीटों की मांग हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कर रही है, क्या वो ऐसे ही कर रही है? क्या जीतन राम मांझी जो खुलेआम कह रहे हैं कि हमें 20 सीटें चाहिए, वो ऐसे ही दबाव बना रहे हैं? आखिरकार दिलीप जायसवाल क्यों कह रहे हैं कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है? और दिलचस्प बात यह है कि आज चिराग पासवान ने बीपीएससी री एग्जाम को लेकर के वो स्टैंड ले लिया जो नीतीश कुमार का स्टैंड नहीं है, जो जेडीयू का स्टैंड नहीं है। तो आखिरकार एनडीए में क्या सब कुछ ठीक है? बड़ा सवाल यह है, क्या सीटों को लेकर के एक दबाव बनाने का प्रयास है? जो सीटें बांटे जाने की बात है, जो एक कंसेंसस बना है, अगर तय हो गया है,
तो क्या इसको लेकर के चिराग खुश नहीं है? क्या जीतन राम मांझी खुश नहीं है और इसीलिए बाहर आकर के इस तरह का बयान दे रहे हैं जिनसे वो अपने लिए एक अलग रास्ता खोज रहे हो, तलाश रहे हो? क्योंकि पॉलिटिक्स में हमेशा संभावनाओं को देखा जाता है और संभावनाएं जहां बेहतर दिखती हैं नेता उधर मूव कर जाते हैं। तो दिलीप जायसवाल ने आखिरकार क्यों कहा कि सीटें तो बट गई है और सीटें बटी हैं तो किसको कितनी सीटें मिली? पिछले दिनों यह खबर जरूर आई थी कि जेडीयू कुछ ज्यादा सीट पर लड़ेगी। जेडीयू तकरीबन 93 से 95 सीटों पर लड़ेगी और 90-91 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी और बाकी के सीटों को एलजेपी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि उपेंद्र कुशवाहा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बीच में बांट दिया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि अगर ये दोनों बीजेपी और जेडीयू मिल करके तकरीबन 190 सीट पर लड़ते हैं तो क्या बाकी का जो 53 सीट है वो किन लोगों के बीच में बटेगा? चिराग पासवान कम से कम 30 सीट चाहते हैं क्योंकि 5 एमपी तो उनके जीते हुए हैं, तो 30 सीट से कम चिराग मानेंगे नहीं। और अगर 30 सीट पर चिराग चुनाव लड़ते हैं तो फिर बाकी के 20 सीटों पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब बहुत साफ है कि 9 से 10 सीटें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को मिल सकता है और 10 के आसपास सीटें राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिल सकता है। और अगर इतनी संख्या में सीटें मिलती हैं तो मुझे नहीं लगता कि दोनों पार्टियों को कोई दिक्कत होनी चाहिए। पर अगर दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब क्या निकाला जाए, इसके मायने क्या निकाला जाए? क्योंकि आज जिस तरीके से चिराग पासवान ने बीपीएससी री एग्जाम को लेकर के बयान दिया है उसका मतलब यह समझा जाए कि चिराग पासवान कुछ और भी अलायंस के बारे में सोच रहे हैं। क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि चिराग पासवान को लग रहा है कि कोई और पॉसिबिलिटी बिहार में क्यों ना तलाशा जाए? क्योंकि पिछले दिनों यह भी खबर आई थी कि चिराग पासवान बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के ज्यादा इंटरेस्टेड है। कल वो सिवान पहुंचे और खान ब्रदर्स को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। आपको मालूम है खान ब्रदर्स का आपराधिक रिकॉर्ड है। कहा जा रहा है कि रघुनाथपुर में जो शहाबुद्दीन के सुपुत्र ओसामा लड़ेंगे उनके विरोध में खान ब्रदर्स को उतारा जा सकता है। और खान ब्रदर्स भी चिराग की पार्टी में इसलिए शामिल हुए क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि जेडीयू से टिकट मिलना मुश्किल होगा, इसलिए क्यों नहीं चिराग पासवान का दामन थाम लिया जाए। सवाल यह है उठता है कि आखिरकार बिहार की राजनीति जा किधर रही है। सवाल यह उठता है कि एनडीए में अगर सीटें बट गई हैं तो फिर इस तरह का असंतोष क्यों है। सवाल यह भी उठता है कि अगर कंसेंसस है, सब कुछ तय है, पांचों एलाइज एक साथ हैं, तो फिर जीतन राम मांझी को बाहर आकर के ये कहने की जरूरत क्यों पड़ गई कि नहीं नहीं हमें 40 की दरकार है लेकिन हम 20 पर मान जाएंगे, 20 तो चाहिए ही। ऐसा जीतन राम मांझी क्यों कह रहे हैं? चिराग पासवान जेडीयू से अलग बयान क्यों दे रहे हैं? और फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्यों दावा कर रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है? यह तो एक गंभीर सवाल है क्योंकि मेरे पास यह भी जानकारी है कि जेडीयू कहीं ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है क्योंकि जेडीयू को इस बात का मलाल है कि पिछली बार जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी हो गई थी। जेडीयू के विरोध में चिराग पासवान ने 137 उम्मीदवार उतार दिए थे। एक सीट पर तो जीत मिली थी, बाकी 9 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार को तीसरे नंबर में पहुंचाने वाली एलजेपी-आर जो है वो इस चुनाव में भी कुछ और सोच रही है? यह भी बड़ा गंभीर सवाल उठता है क्योंकि बीपीएससी का मसला बहुत बड़ा हो चुका है, री एग्जाम का मसला बहुत बड़ा हो चुका है। जेडीयू के नेता बार बार पब्लिक में आकर के कह रहे हैं कि री एग्जाम का तो कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि कोई भी ऐसा सबूत नहीं आया है जो यह साबित कर सके कि एग्जाम में कुछ गड़बड़ी हुई है। इसलिए जीतन राम मांझी के बयान, इसलिए चिराग पासवान के बयान कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर यह साबित करते हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है,
कुछ असंतोष तो है। और दिलीप जायसवाल लाख कहें कि सब कुछ तय हो गया है, क्योंकि हम मान भी लेते हैं कि पिछले कुछ समय से खुद नीतीश कुमार पब्लिक में आकर के कह रहे हैं कि 2 बार गलती कर चुके हैं, अब गलती नहीं करेंगे। यानी नीतीश के मन माफिक तो सीटें जेडीयू को आवंटित कर दी गई, लेकिन चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के मन माफिक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। और यही बड़ी वजह है कि एनडीए में दोनों नेताओं की अकुलाहट बढ़ रही है। और यही खास वजह है कि दोनों नेता, चिराग पासवान हो तो वो जेडीयू के विरोध में बयान दे रहे हैं। एक बयान बीपीएससी री एग्जाम को लेकर के उन्होंने दे दिया, और दूसरा बयान जीतन राम मांझी का कि 20 सीटें तो हमें चाहिए ही चाहिए। वैसे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा चुप्पी साधे हुए हैं, और इसीलिए ये गंभीर सवाल उठ जाता है कि एनडीए में अगर सीटों का बंटवारा हुआ भी है तो किस तरीके का हुआ है, और हुआ है तो क्या बाकी जो छोटे दल हैं वो संतुष्ट नहीं है। तो ये एक बात मैंने सीटों के आवंटन को लेकर के मैंने आपसे चर्चा की। अब चलिए आते हैं कि आरजेडी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। आपको बेहतर मालूम है कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह काफी समय से, खासतौर पर जब उपचुनाव का रिजल्ट आया और उनके बेटे अजीत कुमार सिंह रामगढ़ से चुनाव हार गए, उसके बाद से जगदानंद सिंह अपने प्रदेश कार्यालय में नहीं आ रहे हैं। जगदानंद सिंह लालू प्रसाद के बेहद करीबी माने जाते हैं। लालू परिवार उनकी इज्जत करता है। ये बात और है कि तेज प्रताप यादव से उनकी अनबन हुई थी और जगदानंद सिंह उस समय नाराज भी हुए थे, लेकिन लालू प्रसाद के मनाने के बाद जगदानंद सिंह वापस प्रदेश कार्यालय आने लगे। कहा जाता है कि पूरी पार्टी उनको सम्मान देती है, लेकिन जगदानंद सिंह खराब स्वास्थ्य की वजह से ठंड के दिनों में प्रदेश कार्यालय नहीं आ रहे थे और अपने घर से ही वो पार्टी का कामकाज देख रहे थे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि रामगढ़ में मिली हार के बाद जगदानंद सिंह खुश नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि आरजेडी में जो तेजस्वी कोटरी के लोग हैं, उन्होंने उनके बेटे को हराने के लिए अंदर खाने भीतर घात किया है, और इसीलिए जगदानंद सिंह नाराज हैं, ये मैं आपको बता दूं। और अब जगदानंद सिंह इस पद पर कंटिन्यू करना नहीं चाहते हैं। ये बात और है कि उनके बड़े सुपुत्र सुधाकर सिंह ने इस बार बक्सर से शानदार जीत हासिल की थी। अब सवाल उठता है कि कल जो कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि लालू प्रसाद भी राजनीति के अंतिम पड़ाव पर है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन क्या इस बात के लिए परिवार के बाकी सदस्य तैयार हैं? क्योंकि परिवार के बाकी लोगों में भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो हैं, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। और अगर आप प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो आलोक मेहता का नाम सबसे ऊपर चल रहा था। आलोक मेहता इसलिए भी इंपॉर्टेंट लीडर बताए जा रहे थे क्योंकि कुशवाहा समाज से आते हैं। लालू प्रसाद ने लोकसभा चुनाव के दरमियान कुशवाहा समाज को अपने पक्ष में करने के लिए आपने देखा था 8 से 9 सीटें दे दिया था। तो माना जा रहा था कि लालू प्रसाद इस बार लव और कुश के वोट बैंक में दरार पैदा कर रहे हैं, और बहुत जगह कुशवाहा ने वोट भी दिया। आपने देखा अभय कुशवाहा जीत करके आए तो कहा जाने लगा कि कुशवाहा समाज अब आरजेडी की तरफ देख रहा है। ये बात और है कि एनडीए ने लालू के इस चाल को भोथड़ तब कर दिया जब उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से हार गए, लेकिन एनडीए ने, खासतौर पर बीजेपी ने, उनको राज्यसभा से मनोनीत करके दिल्ली भेज दिया। तो जब उपेंद्र कुशवाहा जुड़े एनडीए के साथ पूरे मनोयोग से, उसके बाद आपने उपचुनाव में परिणाम देखा। उपचुनाव में परिणाम एनडीए के पक्ष में गया, लेकिन अब आलोक मेहता पर ईडी का रेड पड़ा। ईडी का रेड पड़ने के बाद सवाल यह उठ रहा है कि आलोक मेहता को प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता है। वैसे मैं इस बात को समझ नहीं पाता हूं कि ईडी के रेड्स तो लालू परिवार पर भी पड़े, तो क्या तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम नहीं बने? और जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन सकते हैं, अगला मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो आलोक मेहता प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकते? यह समझ से परे है। लेकिन पार्टी का एक सूत्र कहता है, एक धड़ा कहता है कि नहीं, आलोक मेहता को अब प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। तो जिन 2 नामों की चर्चा सबसे आगे चल रहा है, उन नामों की बात आपसे कर दें। उर्मिला ठाकुर बेगूसराय की रहने वाली हैं, एमएलसी हैं, ये जान लीजिए, विधान पार्षद हैं। और दूसरा नाम शिवचंद्र राम का चल रहा है। शिवचंद्र राम वही हैं जो कि हाजीपुर से चुनाव लड़े थे,
और चिराग पासवान के खिलाफ चुनाव लड़े थे। तो इसलिए कहा जा रहा है इन दोनों नामों की चर्चा बहुत ज्यादा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आरजेडी दलित नेता पर दांव खेलती है, शिवचंद्र राम पर दांव खेलती है, या आरजेडी उर्मिला ठाकुर पर दांव खेलती है। क्योंकि उर्मिला ठाकुर नाई समाज से आती हैं, उनके पति यादव हैं, बेगूसराय की रहने वाली हैं, और आपको पता है कि जिन कर्पूरी ठाकुर के नाम को लेकर के तमाम समाजवादी चर्चा करते दिखते हैं और कहते हैं कर्पूरी के सपनों को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या उर्मिला ठाकुर जो कि उन्हीं समाज से आती हैं, उसी समाज से आती हैं, क्या उनको आगे बढ़ा करके आरजेडी एक पैगाम भेजने की कोशिश करेगी उन तमाम लोगों में जो कि आरजेडी के वोटर नहीं माने जाते हैं? अगर आप अति पिछड़ों की बात करें तो अति पिछड़े जो है वो एनडीए के वोटर माने जाते हैं। कहा जाता है कि लोकल राजनीति पर, प्रदेश की राजनीति पर नीतीश कुमार की जबरदस्त पकड़ है। तो ऐसे में उस वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए क्या उर्मिला ठाकुर आरजेडी की नई प्रदेश अध्यक्ष बन सकती हैं? ये एक गंभीर सवाल है। या फिर दलितों को साधने के लिए शिवचंद्र राम को मुखिया बनाया जा सकता है? वैसे एक मुस्लिम उम्मीदवार का भी, मंसूरी साहब का भी नाम आगे है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये तीसरे नंबर पर है। तो क्या मुसलमान को भी साधने के लिए, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक में भी दरार पड़ा है, माय समीकरण टूटा है, तो क्या मंसूरी भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं? तो इन तीन नामों की चर्चा है। पहले नंबर पर उर्मिला ठाकुर, दूसरे नंबर पर शिवचंद्र राम और तीसरे नंबर पर मंसूरी। आखिरकार क्या होता है, ये कल जो आरजेडी की कार्यकारिणी की बैठक है उसमें सब कुछ साफ हो जाएगा। तो यह समझ लीजिए कि प्रदेश की राजनीति के लिहाज से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि आरजेडी किस रास्ते पर आगे चलना चाह रही है। क्योंकि आरजेडी ने एक बात तो बहुत साफ कर दिया, खासतौर पर तेजस्वी यादव का कैंप कहता है कि हम नीतीश कुमार के साथ कोई गठबंधन नहीं चाहते। मुझे जो जानकारी है, अंदर खाने जो मुझे पता है, तेजस्वी अब डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनना नहीं चाहते हैं। तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि भले ही हमें और इंतजार करना पड़े, वो मंजूर है, लेकिन इनके साथ अब डिप्टी सीएम बनने का कोई मतलब नहीं है। अब जहां तक लालू प्रसाद मीसा भारती का सवाल है, तो ये दोनों भले ही चाहते हैं कि अगर नीतीश हमारे साथ आएंगे तो केंद्र में हमारी हैसियत बढ़ेगी, और केंद्र में हमारी हैसियत बढ़ेगी तो राज्यसभा में हमारी सीटें भी बढ़ेगी, और केंद्र के परिदृश्य में, केंद्र के परिप्रेक्ष्य में राजनीति बहुत आसान हो जाएगा। और इसीलिए ये अंतर विरोध जो परिवार में आप लगातार देख रहे हैं वो इसी का परिणाम है। लेकिन कल की कार्यकारिणी की बैठक में बहुत हद तक बहुत कुछ साफ हो जाएगा और आप जान पाएंगे कि आरजेडी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। और अगर कार्यकारी अध्यक्ष की बात होती है और तेजस्वी यादव को यह पद सौंपा जाता है, जैसा कि मुझे जानकारी है, तो एक बात तो लालू प्रसाद क्लियर कर देंगे अपने परिवार के लोगों को भी कि पार्टी की संपूर्ण विरासत वो तेजस्वी यादव को ही सौंपने जा रहे हैं, क्योंकि गाहे बगाहे परिवार के और सदस्य भी इस बारे में चर्चा करते रहते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं भी हिलोरे मारते रहती हैं। तो राग बिहारी में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए टीवी 9। धन्यवाद, नमस्कार।